चलाया, खरीफ में भी चलाया और रबी में चलाया। और पहली बार हुआ है कि कृषि वैज्ञानिक लैब से निकलकर खेत तक पहुंचा है, लैब टू लैंड। ये जानकारी कृषि वैज्ञानिकों ने, स्नातकों ने किसान को जाके खेत में दी है कि कौन सा फर्टिलाइजर डालना, कितना फर्टिलाइजर डालना। अपने जैसे शरीर के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, वैसे ही किसान को अपनी खेती की जमीन का, भूमि का, हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इसलिए आप जो लोग आज डिग्री लेके जा रहे हैं, आप ये सब अच्छी तरह जानते हैं कि कृषि के हेल्थ को, कृषि के स्वास्थ्य को अपन कैसे उत्तम बना सकते हैं। अगर कृषि का स्वास्थ्य बिगड़ गया, जो बिगड़ रहा है, बेशुमार फर्टिलाइजर, बेशुमार पेस्टिसाइड, और फर्टिलाइजर में तो भारत सरकार अरबों डॉलर विदेशों को देती है। उस अरबों डॉलर को अगर हमारे देश के वैज्ञानिक हमारी जलवायु के अनुसार, हमारी खेती के अनुसार अगर बायो स्टिमुलेंट, बायो पेस्टिसाइड, बायो फर्टिलाइजर और बाकी के फर्टिलाइजर तैयार करके अगर इनोवेशन करेंगे और हमारे किसान को देंगे, तो हमारा किसान और ज़्यादा सरसब्ज होगा और उसकी खेती बिगड़ेगी नहीं। खेती बिगड़ कैसे रही है, किसान को अंदाजा ही नहीं है। शुरू में जब DAP आया और फिर यूरिया भी डालते हैं तो किसान की खेती बढ़ी, लेकिन अब रेसिस्टेंट डेवलप हो गया, उपज बढ़ी, और उस उपज के लोग में किसान अंधाधुंध फर्टिलाइजर का उपयोग कर रहा है, और किसान की जो पैदावार उतनी नहीं बढ़ रही जो शुरू की स्टेज में बढ़ी थी। और किसान की जमीन है वो बंजर होती जा रही है। उसमें भी हमारे वैज्ञानिकों को ये ध्यान रखना पड़ेगा, ये ध्यान रखना होगा कि मैंने कृषि के क्षेत्र में कुछ काम करना चालू किया। मैं जैसे मंत्री बना, मेरे इलाके में गया तो 3 दिन बाद एक किसान मेरे को मिला, कहने लगा 3 दिन से ये DAP पिघल नहीं रहा है मंत्री जी। अब ऐसा कौन सा DAP जिसका दाना 3 दिन तक पड़ा। उस DAP के पीछे पड़ा, आखिर ये DAP आई कहाँ से, इसको ढूंढो। क्योंकि मेरा थोड़ा वैज्ञानिक दिमाग इसलिए कि मैंने MBBS किया है, आपका तो मेरे से अच्छा वैज्ञानिक दिमाग है। तो मैंने उसको ढूंढ के 2 महीने बाद जाके पकड़ लिया कि ये जो DAP है नकली कहाँ बन रहा है। और अभी मेरे को गवर्नर साहब पूछ रहे थे कि आपने फर्टिलाइजर की जो कंपनी पकड़ी कितनी थी। 20 बड़ी कंपनियों को पकड़ा, 20 बड़ी कंपनियों को, जहां नकली फर्टिलाइजर बना। केवल यही चुनौती नहीं है कि जो DAP आ रहा है, यूरिया, बाकी के फर्टिलाइजर आ रहे हैं, वही चुनौती नहीं है। यहाँ तो नकली फर्टिलाइजर घुस गया, इसको आपको सतर्क रहने की जरूरत है। यहाँ तो घटिया बीज किसान को दिया जा रहा है, यहाँ तो ऐसा जहरीला पेस्टिसाइड में एक दिन शिवराज जी चौहान जो हमारे केंद्र के कृषि मंत्री, उनका फोन आया, डॉक्टर साहब आपके राजस्थान से हमारा यहाँ ऐसा खतरनाक पेस्टिसाइड आया है कि पूरी सोयाबीन को तबाह कर डाला। अब जिस सोयाबीन को तबाह कर डाला, जला दिया, उस खेत की हालत क्या बनेगी। इसलिए मैं आज के जो ग्रेजुएट हमारे उपाधि माननीय राज्यपाल जी के कर कमलों से आपने लिए, वो भी बड़े किसान हैं, मैं भी किसान हूँ, और जिन्होंने आपको भाषण दिया ये सारे किसान हैं। और आप भी 90% किसानों के बेटे होंगे। आपको किसानों को वास्तव में किसान को सरसब्ज करना है, उसके चेहरे पे खुशहाली लानी है। तो जो डिग्री उपाधि लेते समय आपने जितना सीखा है, जितना पढ़ा है, वो किसान को जाके आप बताओगे तो आप साक्षात भगवान की सेवा करोगे, ईश्वर की सेवा करने के बराबर होगा। यह आपकी ड्यूटी बनती है कि जहाँ जिस गांव से है
अब मैं नाम सुन रहा था, कोई किस इलाके का है, कोई किस इलाके का है, लेकिन इन सारे इलाकों में केवल आपकी नौकरी लगेगी, आरपीएससी में वैकेंसी निकलेगी, वो अलग बात है, लेकिन आपको चैन से नहीं बैठना है। ये मान के चलो कि गवर्नर साहब के हाथ से जो आपको डिग्री मिली है, इस डिग्री के अनुभव को नीचे तक ले जाना है। और 1181 वैज्ञानिक तो बहुत कुछ कर सकते हैं। डॉक्टर एपीजे कलाम इमली के बीज बेचकर अपनी पढ़ाई करता था, और पढ़ाई करते समय एक समय ऐसा आया कि उन्होंने आत्महत्या का तय किया, लेकिन किसी संत के आशीर्वाद से उन्होंने वो निर्णय बदल दिया। और डॉक्टर एपीजे कलाम अकेला बहुत बड़ा दुनिया का मिसाइल मैन बन सकता है। तो आप 1181 जो स्नातक हैं, और ज़्यादा नहीं तो हमारे राजस्थान के किसानों को आप ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं, आत्मनिर्भर कर सकते हैं, उनको आर्थिक दृष्टि से मजबूत कर सकते हैं, अगर आप विचार करोगे तो। मैं जब से मोदी जी की सरकार आई है, मोदी जी आए, हमारे प्रधानमंत्री बड़े विजनरी हैं, सदैव किसान की चिंता करते हैं। देश के लाल बहादुर शास्त्री ने, आप सब जानते, एक नारा दिया था जवान और किसान के लिए, जय जवान जय। आप सारे जवान, एक जवान आप हो, और एक जवान वो जो देश की सीमा पे खड़ा होकर अहरनिश हमारी मातृभूमि की रक्षा करता है, हमारे राष्ट्र की रक्षा करता है, हम चैन से सोते हैं। और कैसी कैसी घटनाएं नहीं हुई, पहलगाम में जो हुआ आपको पता है, लेकिन हमारे जवानों ने जो पाकिस्तान को जवाब दिया, अंदर पाकिस्तान में घुसकर उन आतंकी, सैकड़ों किलोमीटर अंदर घुस के उन आतंकी जो अड्डे थे उनको ध्वस्त करके आगे किसी प्रकार की चोट हमारे सैनिक के नहीं लगी, और पाकिस्तान को सबक सिखा दिया। एक जवान वो है, एक जवान जब इतना बड़ा कमाल कर सकता है, तो मेरे 1181 जवान डॉक्टर भगवती प्रसाद की तरह से ज्ञान प्राप्त करके मेरे किसानों की को आप सरसब्ज कर सकते हैं। जय जवान जय किसान। किसान वो आप सब जानते हैं, अब तक बहुत कम जिलों में हमने बिजली की व्यवस्था की है। अब भी मेरे राजस्थान के किसान कड़ी ठंड में खेत में खड़ा होकर कूड़ बोड़ता है, पानी डालता है, सिंचाई करता है। हम गर्म एसी कमरों में सोते हैं, और वो कड़ाके की ठंड में खेत में कूड़ बोड़ता है, कहीं करंट लग जाता है, कहीं सांप खा जाता है। विषम परिस्थिति में भी परिश्रम करके वो आपदाओं से भी नहीं डरता, आपदाओं के सामने सरेंडर नहीं होता। आप एक बार फेल हो जाओ तो आप सरेंडर हो जाओ, आप हॉस्टाइल हो जाओ। किसान पर कितनी आपदाएं आती हैं, लेकिन किसान सरेंडर नहीं होता। वो रात दिन परिश्रम करके अन्न उत्पादन करता है, और अन्न उत्पादन करके सारी देश की जनता का पेट भरता है। ऐसे किसान को मैं नमन करता हूं, और ऐसे जवानों को मैं कहना चाहता हूं कि उन किसानों का मनोबल बढ़ाना, उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करना आपकी जिम्मेदारी है। इसका परिणाम ये हुआ है, जो आप वैज्ञानिक इन 10 सालों में जो आपने काम किया है, और हमारे किसानों ने जो देश को समृद्धि दी है, देश के खाद्यान्न उत्पादन में पिछले 10 वर्षों में अब तक की सबसे बड़ी वृद्धि देखी जा रही है। 10 साल जब से मोदी जी आए। वर्ष 2015-16 में जहां उत्पादन 251.54 मिलियन टन था, वो अब 106 मिलियन टन बढ़कर वर्ष 2024-25 में 357.73 मिलियन टन हो गया। इसके लिए मेरे किसान और मेरे कृषि वैज्ञानिक श्रद्धा के पात्र हैं। मैं आपको आभार प्रदर्शन करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। इसी प्रकार दूध में 2024-25 में सब्जी में उत्पादन 187.5 मिलियन टन तक, तथा दूध में 252 मिलियन टन तक की बढ़ोतरी हमारे पशुपालक ने की, वैज्ञानिकों की राय के कारण हुआ है।
आपने जो रुचि लेना चालू किया है, किसानों को मार्गदर्शन देना चालू किया है, उसके कारण किसानों की स्थिति बहुत सुधरी है। और दलहन और तिलहन में आशाजनक वृद्धि हुई है, जहां हम आत्मनिर्भर दलहन और तिलहन में कुछ वर्षों बाद हो जाएंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी ने सपना देखा है कि किसानों की आय दोगुनी हो, और दोगुनी आय करने के लिए प्रधानमंत्री जी 3 बिल लेके आए। बड़े अच्छे बिल थे, किसान की आय दोगुने करने। लेकिन विरोधी पक्ष थे, वो खड़े हो गए और उन्होंने उनका विरोध हावी हो गया और वो 3 बिल हम पार्लियामेंट से पास नहीं कर सके। इसका हमको खुद को दुख है। लेकिन हमारी कृषि व्यवस्था में आपका अहम रोल है व्यापक बदलाव की दृष्टि। आप हमारी कृषि व्यवस्था में एक व्यापक बदलाव की आवश्यकता है, जो आप कर सकते हैं। नवाचार, जैसे नई किस्मों के विकास, पानी की बचत बहुत महत्वपूर्ण। अभी भगवती प्रसाद जी बता रहे थे कि वो केंचुआ कैसे पानी की बचत को करता है, कैसे फसल के न्यूट्रिएंट्स को बढ़ाता है। नाइट्रोजन दक्षता बढ़ाना, कार्बन स्थिरीकरण, कार्बन का भी इम्बेलेंस, जलवायु लचक कृषि, जैविक तकनीकी ऊर्जा, जैविक तथा पर्यावरणीय कृषि, रिमोट आधारित कृषि प्रबंधन, वर्टिकल फार्मिंग, मार्केटिंग इंटेलिजेंस। ये आप सबने पढ़े होंगे, मेरे से ज़्यादा पढ़े होंगे। तो इसको किसानों के बीच में ले जाकर आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम इसकी जानकारी किसानों तक पहुंचाएंगे। हमारे प्रधानमंत्री ने इतना ही नहीं किया, देश में पहली बार हुआ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। कभी भी किसी सरकार ने किसान की चिंता नहीं की। चिंता की तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने की, जो किसानों को किसान की सम्मान निधि देना चालू किया 6,000। और हमारे भजन लाल जी जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने 3,000 और राजस्थान के किसानों देके 9,000 राजस्थान का किसान सम्मान निधि लेता है, जिससे उसकी तंगी में वो पैसा राशि उसकी आर्थिक मजबूती देने के लिए बड़ा काम आता है। इसी प्रकार से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में मैं अभी 20-22 महीने मेरे को है, हम अब तक राजस्थान में किसानों को उनके खराबे का 6,209 करोड़ रुपए वितरित कर चुके हैं। फसल बीमा का, प्रधानमंत्री फसल बीमा का। आप कभी सोच नहीं सकते थे कि किसान की फसल तबाह हो जाए, नष्ट हो जाए। राजस्थान 2 तरह से किसान की मदद करता, एक तो आपदा में और एक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में। और पिछले सरकार के 198 करोड़ रुपए भी हमने राजस्थान के किसानों को अलग से दिए, जो बकाया थे पेंडिंग थे, जो पिछली सरकार नहीं दे पा रही थी। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के जरिए किसानों को सशक्त करना, मजबूत करना, किसानों के आत्मविश्वास को बनाए रखना, और प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के जरिए हमने किसानों को आर्थिक संबल देने का हमारी सरकार ने काम किया है। अब हमारे राजस्थान की राज्यपाल जी को जानकारी है, और आप सबको तो है, हमारे विविधता बहुत है। राजस्थान देश का सबसे बड़ा भूभाग्य वाला राज्य, और 10% के करीब 10-10.5% भूभाग, और वर्षा जल केवल 1%। ऐसी विषम परिस्थितियों में जहां बहुत बड़ा रेगिस्तान हो, बहुत बड़ा अरावली का क्षेत्र हो, जहां आदिवासियों का ऐसा क्षेत्र हो उबड़ खाबड़, और उस क्षेत्र में ये जब मैं इधर आता हूं तो लगता है जैसे मैं नॉर्थ ईस्ट में घूम रहा हूं, अपने उदयपुर के एरिया में। जहां ऐसी विषम परिस्थिति है, तो यहाँ किसानों के सामने चुनौती ज्यादा है, और उन चुनौती से किसान को बाहर निकालकर आगे ले जाने की जिम्मेदारी आपकी है, ऐसा मैं मान के चलता हूं, जिनके हाथों में आज राज्यपाल जी ने डिग्री थमाई। हमारे एक ही नदी है जो 12 महीने बहती है, राजस्थान, चंबल नदी।
चंबल नदी का पानी वर्षों से बहकर बेकार समुद्र में जा रहा था, वर्षों से किसी ने सोचा भी नहीं। तो वसुंधरा जी ने इस पर विचार किया और इसके लिए एक योजना बनाई कि चंबल और उसकी 4 सहायक नदियों का पानी उठा के जहाँ जहाँ जितना चाह सके उतना भेजा जाए। उसके लिए योजना बनी ERC, और वो ERC की योजना का परिणाम होगा कि राजस्थान के 17 जिले जिनको 4,28,000 हेक्टेयर जमीन सिंचित होगी, 15% पानी इंडस्ट्रीज को जाएगा और 100% पानी ऐसा कोई नहीं रहेगा जो प्यासा मरे। आज राजस्थान की स्थिति सिंचाई की तो दूर की बात है, पीने के लिए भी लोग तरसते हैं। उस ऐसे बड़े प्रोजेक्ट को जो 2 प्रदेशों को पानी देगा, मध्य प्रदेश और राजस्थान, उसको 90 करोड़ रुपए देने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। कभी किसी ने सोचा नहीं। मैं तो मेरे इलाके में बहुत बड़ा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे जा रहा है, मैं 73 साल का हो गया, मैं सोचता भी नहीं था कि दिल्ली से मुंबई तक ऐसा बड़ा एक्सप्रेस हाईवे जाएगा। आपके इधर से भारतमाला जा रहा है। तो ये चहुमुखी विकास के कारण किसानों को नेटवर्क मिल रहा है। अब मेरे वहाँ आपको प्रोसेसिंग पर, फूड प्रोसेसिंग पर विचार करना पड़ेगा। मैं चल रही है, दूसरे स्टेट्स में योजना चल रही है, भारत सरकार भी इसमें पहल कर रही है, पर मेरे वहाँ सवाई माधोपुर, टॉप, कोटा का लगाओ कुछ हिस्सा, करौली का, दौसा का, वहाँ अमरूद सबसे ज़्यादा होता है और सबसे अच्छा अमरूद। मेरा वहाँ का किसान उसको लेके आजादपुर मंडी में जाता है भागता भागता, किसी काम से लेट हो गया तो फल खराब हो जाता है। हमारे यहाँ बाड़मेर, जैसलमेर में अनार, झालावाड़ में मौसमी संतरे, गंगानगर में किन्नू। लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ, हम भी इस पर विचार कर रहे हैं और हमारे यूनिवर्सिटी के जो हमारे वैज्ञानिक हैं, जो हमारा वाइस चांसलर, कुल सचिव वगैरह, इस पर विचार कर रहे हैं कि ऐसे एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट लगनी चाहिए जो मेरे सवाई माधोपुर के किसान को आजादपुर मंडी भी भागना पड़े और गंगानगर के किसान को किन्नू सड़क पर नहीं फेंकना पड़े और जयपुर के किसान को टमाटर सड़क पर नहीं फेंकना पड़े। प्रोडक्शन है, लेकिन उससे क्या क्या नई चीज बनाई जा सकती है प्रोसेसिंग करके, इसकी जानकारी देना आप लोगों की जिम्मेदारी है। आप अच्छे जो मेरिटोरियस हैं, जिनको स्वर्ण पदक मिला है, अच्छे अखबारों में आलेख लिखे। हमारे जो DD न्यूज़ है वो चैनल चलता है किसानों का, उस चैनल पे आए, किसानों को जानकारी दें, नई से नया इनोवेशन क्या किया जा सकता है, कैसे हॉर्टिकल्चर को, कैसे एग्रीकल्चर की स्कीम को, कैसे प्रोटेक्टेड जो एग्रीकल्चर है उसको हम बढ़ा सकते हैं। उस दृष्टि से आप संपन्न होकर, ज्ञानवान होकर, माननीय राज्यपाल जी से आपने डिग्री अपने हाथों में ली है और मैं आशा करूँगा कि खेती में डिजिटल तकनीक, ड्रोन, सेंसर और स्मार्ट उपकरणों को तेज गति से अपनाने की जानकारी आप किसानों को दें। किसानों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़ने के लिए आधुनिक सप्लाई चेन का निर्माण हो रहा है, आप करेंगे उसमें। मैंने अभी जैसे प्रोसेसिंग बोला, कच्चा टमाटर, उसमें क्या क्या किया जा सकता है, फसल विविधीकरण, केवल गेहूँ चावल ही अपन बोते हैं ट्रेडिशनल, बल्कि फल सब्जी, दालें, तिलहन, औषधि पौधे, मिलेट्स की तरफ हमारा ध्यान कम है, जिसके कारण वैल्यू चेन भी बढ़ सकती है और किसान की समृद्धि बढ़ सकती है। जो एफपीओज आए उनको स्ट्रॉन्ग करने की आवश्यकता है और आपका जो शोध तंत्र है, शोध तंत्र को आपको ज़्यादा मजबूत करना होगा, इसलिए कि जलवायु परिवर्तन के अनुकूल किस्में देना आपका काम है। गर्मी सहनशीलता हो, सूखा सहनशीलता और रोग प्रतिरोधी फसलें विकसित करना। जैसे अभी भगवती प्रसाद जी कह रहे थे कि रोग लगने लग गए, उसकी प्रतिरोधक क्षमता
वाली खेती की जानकारी किसानों को देना, मशीन लर्निंग और डेटा एनालिस्टिक आधारित स्मार्ट कृषि अनुसंधान, मृदा जल जैविक उर्वरक और बीज प्रौद्योगिकी पर आधारित शोध, कृषि विश्वविद्यालयों को अत्याधुनिक लैब, ड्रोन अनुसंधान इकाइयों, सेंसर तकनीकी और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर शोध की बढ़ती आवश्यकता है जो आप यूनिवर्सिटीज में हो रहा है, करेंगे, इसको और व्यापक स्तर पर बढ़ाएंगे तो आपका ज्ञान का प्रसारण किसान तक होगा, आम जनता तक होगा। और हम ये भी कोशिश करें, आप भी कर रहे हैं, सरकार भी कर रही कि किसान ये जो फर्टिलाइजर पर निर्भर होता जा रहा है, फर्टिलाइजर से उनको विमुख करना और नेचुरल फार्मिंग या ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ मोड़ना। क्लस्टर्स तैयार किए भारत सरकार ने, राजस्थान सरकार ने, और सरकारें कोशिश कर रही हैं कि किसानों का इन प्रकार ये जो जहरीले फर्टिलाइजर है, पेस्टिसाइड है, इनसे मोह भंग हो और हम ऐसी तकनीकी किसानों को दे सकें कि उनकी पैदावार बढ़े, वो आर्थिक दृष्टि से मजबूत हो, आत्मनिर्भर बने। आत्मविश्वास आपके कानून में आ सकता है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ माननीय गवर्नर साहब को, मैंने थोड़ा समय ज़्यादा ले लिया, आभार प्रदर्शन करना। मेरा पहली बार गवर्नर साहब के पास बैठने का मौका मिला है और मेरे को जो इन्होंने प्यार दिया मैं कभी भी नहीं भूल सकता, मेरे लिए प्रेरणा के स्वरूप है। ऐसे गवर्नर साहब को नमन करता हूँ और आप सभी को राम राम करता हूँ। मैं माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय एवं मंचासीन महानुभावों से सभी ने अनुरोध करता हूं कि वे विश्वविद्यालय द्वारा विकसित उन्नत किस्मों का लोकार्पण करने की कृपा करें। सबसे पहले मैं प्रताप मूंगफली 4 किस्मों के लोकार्पण के लिए माननीय राज्यपाल महोदय और कुलाधिपति महोदय को निवेदन करता हूं। अब प्रताप हाइब्रिड मक्का 6 किस्म के लोकार्पण के लिए प्रताप हाइब्रिड मक्का 6 किस्म के लोकार्पण के लिए मैं पुनः अनुरोध करता हूं। प्रताप जवार 2510 किस्म के लोकार्पण के लिए मैं माननीय राज्यपाल महोदय को अनुरोध करता हूं। प्रताप इसबगोल 1 के लोकार्पण के लिए मैं निवेदन करता हूं। प्रताप असालिया 1 किस्म के लोकार्पण के लिए मैं अनुरोध करता हूं। धन्यवाद। इस वर्ष हमारे 5 किस्में विकसित हुई है। इस प्रकार की किस्म का हमने 8 प्राइवेट कंपनियों से अनुरोध मान लिया है और राज्य में कम समय में पैसे लेकर अपना
मैं माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय से निवेदन करता हूं कि वे अपना अध्यक्षीय उद्बोधन प्रदान करने की कृपा करें। मंच पर उपस्थित राजस्थान के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल जी मीणा, विधायक डॉक्टर सुरेश धाकड़ जी, प्रोफेसर भगवती प्रकाश शर्मा जी, डॉक्टर अरविंद वर्मा जी, उपस्थित अन्य कुलगुरु, पूर्व कुलगुरु, प्रबंध मंडल के सदस्यगण, अकादमिक काउंसिल के सदस्य, आचार्य, अधिकारीगण, सभी अभिभावक, छात्र छात्राएं, मीडिया बंधु, भाई और बहनों, सभी छायाचित्रकार और महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का 19वां दीक्षांत समारोह है। मैं शुरू में ही सभी अभ्यर्थियों का इसीलिए अभिनंदन करता हूँ कि आज के समारोह में कोई भी एक भी अभ्यर्थी बाहर गया नहीं। आपकी सभ्यता को प्रणाम करता हूँ। ऐसी ही शिस्त सभी कॉलेज, सभी विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में रहनी चाहिए। उन्होंने आपका सभी का आदर्श सामने रखना चाहिए, ये भी मैं आपसे सूचित करता हूँ। महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर के इस 19वें दीक्षांत समारोह में आप सभी के साथ यहाँ उपस्थित होकर अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। मैं दीक्षांत समारोह की आप सभी को बधाई तो शुभकामनाएं देता हूँ। इस विश्वविद्यालय का नाम जिन महाराणा प्रताप के नाम पर है, वो मेवाड़ के महापराक्रमी योद्धा ही नहीं थे, बल्कि स्वाधीनता के पहले सेनानी थे। इस अवसर पर मैं उन्हें कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ। दीक्षांत समारोह शिक्षा का अंत नहीं, बल्कि विद्यार्थी जीवन का नव आरंभ है। यही वह समय है जब प्राप्त की गई शिक्षा का विद्यार्थी अपने भावी जीवन में उपयोग के लिए तैयार होता है। मैं आप सभी को जीवन में सफलता के लिए अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। मुझे जानकर प्रसन्नता है कि आज स्नातक उपाधि ग्रहण करने वाले छात्राओं का स्थान 32% है। इसी प्रकार स्नातकोत्तर के लड़कियों का 47% है, महत्वपूर्ण है। विद्यावाचस्पति में उपाधि ग्रहण करने वाले कुल 76 छात्र छात्राएं हैं। 39 छात्र एवं 37 छात्राएं हैं। विद्यावाचस्पति में लगभग 49% छात्राएं उपाधि ग्रहण कर रही है। ये भी सुखद है कि कुल 44 पदकों में से 27 पदक छात्राओं ने प्राप्त किए हैं तथा कुलाधिपति एवं कुलगुरु दोनों पदक ही
छात्राओं ने प्राप्त किए हैं। छात्र भी ताली बजा रहे हैं। उन्होंने बोला हमने ने तो, हमारे बहन ने तो लिया। मैं ये मानता हूँ कि छात्राओं को यदि अवसर मिलते हैं तो वे अपने आप को बेहतर से बेहतर साबित करती है। ये कितनी अच्छी बात है कि कृषि संकाय में छात्रों की उपस्थिति लगभग नगण्य होती थी पहले, कुछ साल पहले, परंतु आज यह लगभग 50% है। लड़कियां कृषि शिक्षा में लड़कों की बराबरी नहीं कर रहे हुए आगे जा रही है। ये बहुत ही प्रसन्नता की बात है, क्योंकि पहले खेती में पुरुष काम करते थे, वैसे महिला भी काम करती थी। ज़्यादा तो महिला करती थी, लेकिन अभी खेती में जाना है तो पढ़े लिखे लोग, डिग्री वाले लोग भी खेती में जाएंगे, क्योंकि खेती की उपज इतनी महत्वपूर्ण होगी कि उससे बहुत ज़्यादा प्राप्ति भी हो सकती है। जैसा आपने मक्का का संशोधन किया, मक्का तो अभी वो तो इतनी महत्वपूर्ण होगी कि उसका इथेनॉल हो रहा है, और इथेनॉल ये पेट्रोल में मिक्स हो रहा है, और इससे पेट्रोल मिक्स होने के बाद उसको ज़्यादा पैसा भी उसको मिल सकता है, और यह बाजार में भी उसकी कीमत बढ़ सकती है। ऐसा ये मक्का का पीक है, और वो इथेनॉल का बोले तो पेट्रोल का खेती उसको बोले तो कोई आपत्ति रहने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही उसी मक्का भी आप बहुत सारे आप ये करते हैं। कृषि भारतीय जीवन का आरंभ है, आधार रही है, देश की अर्थव्यवस्था, खाद्य सुरक्षा और आजीविका का मुख्य आधार है। हमारे यहाँ आज लगभग 2/3 से अधिक आबादी प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है, आज भी है। और कृषि से निर्भर जो आबादी है ये कम करने की भी जरूरत है। इसका मतलब ये कि कृषि के काश्तकार के बच्चे होते हैं वो को कोई खेती करे, वही कोई और बाहर इंडस्ट्री डाले या नौकरी करे, ये भी उसमें अपेक्षित है। और अनाज को तो महत्व बहुत है, अनाज का महत्व इतना है कि आप समझाने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक स्कूल में छोटे छोटे बच्चों को एक शिक्षकों ने उनकी परीक्षा ली, और वो परीक्षा बहुत छोटे बच्चे थे, तीसरी चौथी में पढ़ने वाले, और मास्टर ने क्या किया कि टेबल पे एक तबक में वो सोना रखा, एक तबक में चांदी रखी, एक तबक में पैसा रखा भरपूर, और कुछ तबक में हीरे रखा, हीरे मोती वगैरह होते छल्ले में डालते वो, और एक तबक में उन्होंने बाजरा रखा था। तो और बच्चों को बोले इसमें कौन अच्छा है, कौन श्रेष्ठ है? तो कुछ बच्चे ने पैसा बताया, कुछ ने सोना बताया, किसने चांदी भी बताई होगी। एक छोटी लड़की आ गई और उन्होंने बोला कि बाजरा सर्व से ज्यादा श्रेष्ठ है। तो बाजरा या अनाज नहीं रहा तो हम जीना नहीं सकते, जी नहीं सकते। सोना खाकर कोई जगह ऐसा तो आदमी विश्व में नहीं मिला। पैसा खाकर आदमी जिया, पैसा खाकर तो आले बात से न सोचो। तो पेट पे डालने से वो कोई जिंदा नहीं रहता, लेकिन अनाज नहीं हुआ तो आदमी जिंदा नहीं रह सकता है। ये उसका
ध्यान था और ये महत्वपूर्ण की बात है। ये ऐसे ही अनाज बहुत, लेकिन वो अनाज का महत्व अभी ऐसा हो रहा है कि अनाज में आज केमिकल की बहुत बढ़ोतरी हो रही है। केमिकल उसमें आ रहा है, वो खाद से आ रहा है, वो पेस्टिसाइड से आ रहा है, और वो सब्जी में आ रहा है, सभी अनाज में आ रहा है, और वो अपने पेट में भी जा रहा है। और पेट में जाने से कारण अपने राजस्थान में हो, देश में हो, कि कैंसरों की संख्या बढ़ रही है। कोई कैंसर वाले ये भी बोलते हैं कि कई दिनों में कि हर 8 व्यक्ति के पीछे ये कैंसर वाला होगा, इतनी बढ़ रही है। मैं गंगा नगर गया था, वहाँ के काश्तकारों ने, लोगों ने मुझे यहाँ शिकायत की कि गंगा नगर के पास जो नहर आती है पंजाब से, और वो पंजाब से जो नहर आती है, वो नहर में पंजाब के इंडस्ट्रीज का सब पानी छोड़ा जाता है, और वो सब केमिकल का पानी होने से कारण गंगा नहर और उसके बाजू के जिले में कैंसर के बहुत पेशेंट बढ़े हैं, बहुत बढ़े। इसका भी सभी का विचार करना चाहिए। इसीलिए अपने को बिगर केमिकल का अनाज कैसा मिलेगा, और बिगर केमिकल का अनाज, बिगर फवारे का अनाज, बिगर पेस्टिसाइड का अनाज जो मिले, उसको ज़्यादा पैसे देने को लोग भी तैयार है। लोग तैयार, अब ये जानते हैं लोग पैसे वाले लोग हैं कि लोगों की क्रय शक्ति भी बढ़ रही है, लोगों की क्रय शक्ति बढ़ रही, तो वो अच्छे अनाज को, केमिकल मुक्त अनाज को वो अभी अपने पास चाहे उतना पैसा देना तैयार है, लेकिन उसका ही प्रयोग करना अभी चल रहा है प्रयोग। राजस्थान में भी बहुत से काश्तकार ऐसे कि जो कोई फर्टिलाइजर, जो रासायनिक फर्टिलाइजर है वो नहीं डालते हैं, वो कुछ इसे फवारा भी नहीं डालते करते, तो उस पर भी और कोई लोगों ने ये भी संशोधन किया है कि नीम का पत्ता उसको सुखा के उसका पाउडर बना के वो भी डाल रहे हैं, नीम के पत्तों की तो साबुन भी कर रहे हैं, आदमी को भी अच्छा लगना करके। तो इसीलिए ऐसे प्रयोग हो रहे, और ये प्रयोग यशस्वी हो रहे, और यशस्वी होने के कारण अभी कई जैविक खेती की शुरुआत की अच्छी होगी, तो उसको अच्छा पैसा भी मिल सकता है, उसकी भी जरूरत है। मुझे लगता है कि अपने सभी अभी कृषि विश्वविद्यालय हो, शास्त्रज्ञ हो, उन्हीं के अभी देश की आवश्यकता भी होगी आगे कि अधिक अनाज लगेगा। लोक संख्या बढ़ रही, लेकिन अपने देश की राज्यों की तो फसल जो जमीन में आती है वो जमीन बढ़ रही नहीं, तो जो फसल जो जमीन में आती है, फसल युक्त जमीन अभी ज्यादा बढ़ने वाली नहीं, उलट कम हो रही है। कम इसीलिए हो रहा है कि कोई तालाब बन रहे, कोई आवास बन रहे, फैक्ट्रियां बन रही, इससे वो जमीन कम हो रही और लोक संख्या बढ़ रही। अपन जब स्वतंत्र हुए तब अपनी लोक संख्या 34 करोड़ थी, और पूरा जो अखंड भारत जब था तब की लोक संख्या 40-41 करोड़ थी। तो 40 अपने 34 करोड़ लोगों को भी अनाज नहीं मिलता था। जब गवर्नमेंट ने शुरू में लोगों को बोला कि जो सरकारी जमीन पड़ी है, बेकार पड़ी है, वो आप 1 साल के लिए लो, वहाँ काश्तकार करो, वहाँ खेती पिको, अनाज पिको, खाओ। ऐसे जमीन दिए थे,
और वो जमीन अभी तक उस काश्तकार के पास है। बाद में उसको पट्टे दिए, वो 7/12 में उसका नाम लगवाया, ये हो गए। लेकिन ऐसी स्थिति थी, अभी अपने शास्त्रज्ञों ने, अपने लोगों ने उसके तरक्की की और 1980 तक आप दूसरों देशों से अन्न लाकर खाते थे, दूसरों देशों से। अपना कहीं मंत्री बाहर देश में गया तो वो लोग बोलते थे आए भीख मांगने को, यही अवस्था थी जब। अभी नहीं, अभी तो 140 करोड़ लोगों को अपने अनाज वहाँ बराबर होके भी अनाज की भंडार भरे हैं। अनाज के भंडार आज भी भरे। अपने छात्रों ने, अपने वैज्ञानिकों ने, कृषि क्षेत्र के लोगों ने इतना काम किया और हमारे काश्तकारों ने भी इलेक्ट्रिक आने के बाद बावड़िया खोदी, बोर लगाए, वो पंप लगाए, पाइपलाइन की और कृषि उत्पन्न बढ़ाया, कर्जा लेकर बढ़ाया और इससे हमारे 140 करोड़ लोगों को भी अनाज की कमतरता नहीं है, अनाज कम नहीं है। लेकिन आगे आगे चलो, आगे अभी 80 साल तक अपना, अच्छे से भी कम 2-3 साल, इतने सालों में 34 करोड़ की लोक संख्या 140 हो गई, तो अभी 50 साल में कितनी होगी और 100 साल में कितनी होगी? इसका ध्यान करके अपने को अपने अनाज के उसमें बढ़ोतरी करना है, उसका एकरी उत्पादन बढ़ाना है, यहाँ का बीघा का उत्पादन बढ़ाना है और बढ़ाने की भी जरूरत है। नहीं तो लोक संख्या बढ़ेगी, अनाज की कम हो गई। इसका भी शास्त्रज्ञ अभी शोध कर रहे हैं, इसमें भी वो लगे हैं और ये भी आज ही अच्छा चालू है। जब अपन अधिक मात्रा में हमारा अनाज पैदा करेंगे तो उसमें प्रोटीन भी होना चाहिए। न तो अभी हमारा पहला जो अनाज था पूर्व का, कि वो हम गावरान बोलते थे, इधर क्या खेडूत बोलते होंगे, शायद पुराना अनाज बोलते होंगे, जो मोटा अनाज वगैरह वगैरह सब। तो उसपे शुरू के जो अनाज था उसपे प्रोटीन की मात्रा ज्यादा थी। संकरित अनाज में प्रोटीन की मात्रा कम हुई, प्रोटीन की मात्रा कम हुई। उसका भी ध्यान रखकर अनाज का उत्पादन तो बढ़ाना, लेकिन उसमें प्रोटीन की मात्रा भी बढ़ाने की जरूरत है। इसका भी संशोधन करने की जरूरत है। और मोटा अनाज को भी अभी ज्यादा लोग मान रहे हैं। अपने पंतप्रधान मोदी जी ने तो वो अमेरिका के प्रेसिडेंट को भी मोटा अनाज खिलाया और जब से सारी दुनिया में मालूम हो गया कि भारत में मोटा अनाज कौन सा है और लोग भी अभी खाने लगे। 5 स्टार होटल में जाओ तो लोग को बाजरी की रोटी मांगते, ज्वार की रोटी मांगते। कुछ बड़े शादी में जाओ तुम, बड़े लोगों के शादी में, तो वहाँ भी बाजरे की रोटी मिलेगी, वहाँ भी ज्वार की रोटी मिलेगी, मक्का की भी रोटी मिलेगी। क्यों आ रही है ये लोग, क्यों आ रहे? एक बात हमारे देश में थी कि गेहूं की रोटी मिलती नहीं थी, लोग तरसते थे गेहूं की रोटी खाने को। ये भी मैंने देखा, आपने भी देखा होगा हमारे बचपन में। लेकिन आज उलट स्थिति हो गई, उलट स्थिति हो गई, तो ऐसी वो चक्र चालू रहता। तो इसीलिए अपने को उसका विचार करना पड़ेगा। अधिक उत्पादन देने के अपने को धान या खाने के जो धान है वो बनाना पड़ेगा, उसका भी विचार करना पड़ेगा। दूसरी बात है कि अपने शिक्षा में या शिक्षा में जो अपनी विद्यार्थियों की दृष्टि है, शिक्षा बोले तो
केवल डिग्री प्राप्त करना इतना ही उद्देश्य नहीं है। विद्यार्थियों की दृष्टि बढ़ जाना, विद्यार्थियों की दृष्टि व्यापक होना, उसका बौद्धिक क्षमता बढ़ना, उस पर शारीरिक क्षमता बढ़ना, और ये बौद्धिक क्षमता बढ़ाने का काम विश्वविद्यालय में होता है, कॉलेज में होता है, स्कूल में भी होता है। और जिसके पास बौद्धिक क्षमता है वो आगे जाएगा, और जिसके पास बौद्धिक क्षमता कम है वो पीछे रहेगा। और आज तो नौकरियों में स्पर्धा है, नौकरियों में बहुत स्पर्धा है। नौकरी चाहिए तो बौद्धिक क्षमता ही बढ़ाने की जरूरत है, और वो बौद्धिक क्षमता बढ़ाए, इसीलिए स्कूल में या कॉलेज में या विश्वविद्यालय में आपकी दृष्टि विशाल बनने की जरूरत है, और उसका भी आप विचार करें। अपनी नम्रता और सभ्यता जीवन का परिपूर्ण अंग है। आप तो डिग्री लेके जाएंगे, नौकरी में जाएंगे, व्यापार में जाएंगे, कहीं और कहीं जाएंगे, लेकिन आपको तो बहुत साल जीवन जगना है। कहीं भी 80 साल रहे आपने, या 75 साल तो रहे, जीवन के 100 साल पकड़े तो ये 75 सालों की आपकी जो उम्र आगे बची है वो सही तरह से जाना, सही तरह से निभाना, वो सही तरह से अपने को निभाने की इच्छा होना। तो इसलिए आपको नम्रता और सभ्यता की जरूरत है, और जिसके आग में नम्रता भी है, सभ्यता भी है, बौद्धिक क्षमता भी है, शारीरिक क्षमता भी है, वो आगे जा सकते हैं और खुशी से जीवन भी जग सकते हैं। अपना जीवन अच्छा जाए ये तो सबको लगता है। अपने जीवन में आनंद आना चाहिए। आनंद के लिए तो अपन सभी जगते हैं, लेकिन आनंद वैसा आता नहीं। तो आनंद अपने को लाना पड़ता है, अपने को सोचना पड़ता है। उस दृष्टि से अपनी पूर्ति होना चाहिए। अपनी पूर्ति उसी दृष्टि से हुई तो अपने को आनंद भी मिलता है, और आनंद से ही लोग अच्छा जगते हैं। ये बात भी ध्यान में रखने की जरूरत है। अपने यहाँ राजस्थान में गोधन अच्छा है, गोधन अच्छा है, और गोधन से ही खेती का विकास होता है। लेकिन राजस्थान के लोग अभी खेती में बैल का उपयोग करते नहीं, बहुत कम करते होंगे, बहुत कम करते। इसीलिए राजस्थान सरकार ने जो बैल की खेती करेगा उसको हर महीना 30,000 रुपए उसको देगी। 30,000 जो बैल ये यांत्रिकी खेती जो है, यांत्रिकी खेती से मेहनत ज्यादा होती नहीं। यांत्रिकी खेती को मेहनत ज्यादा होती है। ट्रैक्टर को तेल लगता है, डीजल लगता है, खर्चा होता है। घर में बैल रहे तो उसको दूसरा खर्चा नहीं लगता, चारे का लगता है तो अपने खेत में उगाते। और बैल खाली कोई छोड़ता नहीं, जब खाली छोड़े तो उसको उतना खाने को देना ही पड़ता। फिर चलो खेत में बैल लेकर चलो आओ उसको लगाओ, फिर दो खेत में उल्टा पाल्टा करते रहो। और जितनी मेहनत खेती की होगी उसकी फसल भी अच्छी आएगी, उसकी फसल भी अच्छी आएगी। और जिस तरह मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं भी काश्तकार हूँ, मंत्री महोदय ने बोला गेहूं की खेती कैसी होना, गेहूं के खेती में गेहूं लगाना है, गेहूं की फसल करना है, तो उसकी जमीन की मेहनत कैसी होना। तो हमारे पूर्वज बोलते थे, वो बोलते थे बाजरी की रोटी है ना रात की, बाजरी की रोटी रात में सवेरे सवेरे उसको कुचकर के लो,
क्या, अरे इधर पुष्कर बोलते, चोर कर करके उसको कर, इतनी इतनी वो बारीक होती और उस पर गरम गरम दूध डाला तो दांत का काम ही रहता है, चबाने का काम ही नहीं। किसी खाए होगी तो तुमको पता है, जो ऐसी ऐसी होती है तो जमीन भी इतनी होना, ऐसी होना, इतनी मऊ होना, मऊ, और इतनी मऊ जमीन रही तो उसमें गेहूं की फसल बहुत बहुत अच्छी आती है, बहुत बहुत अच्छी आती है। ये प्रयोग किए लोगों ने, ये प्रयोग किए, लेकिन अभी ट्रैक्टर से इतनी उसकी मशागत नहीं होती तो उसका उत्पादन भी कम होता है, उसका एकरी उत्पादन जो होता है वो भी कम होता है, उसको भी ध्यान रखे। और यहाँ बैलों की खेती भी करने में प्रोत्साहन दे रही सरकार, बहुत अच्छा है। तो यहाँ दूध का उत्पादन अच्छा है, डेयरी का उत्पादन अच्छा है, और सभी देश में अपने इतर प्रांत से यहाँ का दूध उत्पादन केवल सोसाइटी से मिलता है, सोसाइटी से, जैसा गुजरात में होता है वैसा यहाँ भी दूध, सबका सब दूध वो सरस को जाता है, और सरस अपने वो हमारे जिला के जो फेडरेशन हो गए वो उसका बाय प्रोडक्ट करके बेचते हैं। और यहाँ की मिठाई तो प्रदेश में जाती है, कंटेनर भर के यहाँ की मिठाई जाती है प्रदेश में, इतनी मिठाई और किसी राज्य से नहीं जाती, इतनी मिठाई और मिठाई होती है गाय के दूध से होती है। मैं अजमेर गया था, एक फेडरेशन ने मुझे बुलाया था, सहकार फेडरेशन ने, वो उनकी एक सोसाइटी की सर्वसाधारण सभा, एनुअल जनरल मीटिंग होती है, उस पर गया था, बहुत काश्तकार आए थे। तो उसने उसको दूध का रेट क्या देता है, तो 54 रुपए देते थे पहले। तो चेयरमैन थे चौधरी, उन्होंने बोला हमारे यहाँ राज्यपाल आ गए, हम लीटर के पीछे 10 रुपए बढ़ा देंगे, तो 54 रुपए से 64 रुपए कर दिया। और वहां सभी गिर गाय है, देशी गाय, राजस्थान में भी बहुत सारी देशी गाय, देशी गाय का फैट परसेंट ज्यादा होता है, संकरित गाय से देशी गाय का फैट परसेंट भी ज्यादा होता है, और गिर गाय तक का बहुत ज्यादा 4-4.5% गिर गाय का फैट परसेंट होता है, तो उसे वो परवड़ता है। और ऐसे इसमें अपनी गिर गाय है, ये इजराइल में लेके गए लोग, इजराइल में, और उन्होंने इजराइल में इस पे प्रयोग किए। यहाँ का 10, 12, 15 लीटर दूध देती होंगी या 20 लीटर दूध देती होंगी, इजराइल की गिर गाय अभी 40 लीटर दूध देती है, 40 लीटर गिरी है वो। संशोधन किया उन्होंने, बहुत देशों में गई अपनी गाय, और दूसरे देशों पे भी हमने जर्सी लाई और दूसरी गाय लाई, हाइब्रिड गाय लाई, तो ये भी चल रहा है। लेकिन अपने देश में राजस्थान दूसरे नंबर का प्रदेश है दूध के बारे में, दूसरे नंबर का। पहले नंबर का तो उत्तर प्रदेश है अपने पास। तो डेयरी का व्यवसाय भी ये किसानों के लिए और किसी गरीब लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए भी ये बहुत अच्छा दूध का व्यवसाय है। और कई दूध के व्यवसाय में भी लोग गए तो अच्छे बड़े काम भी कर रहे, ये भी अच्छा है। उदयपुर जिला और यहाँ के 9 जिले जो है वो जनजाति बहुल जिले हैं। लेकिन मैं अभी ये सोच रहा हूँ कि यहाँ तो 50% से ज्यादा, कहीं 60% है, कहीं 70% है, इतनी जनजाति वाले लोग क्या रहते हैं, लेकिन ग्रेजुएट कितने होते,
डिग्रियां कितने लोग लेते हैं। मैं किसी जात पे नहीं जाता, कभी पूछता हूँ कि नहीं किसकी जात, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि आप सभी लोग बोलते हैं, सभी देश के बड़े बड़े लोग ये बोलते हैं कि गरीबों की उन्नति होना, गरीबों को इतर समाज के बराबरी को लाना है, जनजाति वाले को इतर समाज के बराबरी को लाना है। कब आएगा वो? उसको मदद करने से नहीं आएगा। उसकी पढ़ाई हो जाए, उसकी शिक्षा हो जाए, वो समाज इतर समाज के बराबर आ सकता है, लेकिन उसके शिक्षा पे जोर देने की जरूरत है। एक पीढ़ी उनकी शिक्षाविद हो गई, शिक्षा में अच्छे पास हो गए, नौकरी लगे, उसकी अगली पीढ़ियां सुधर जाएगी, उसकी अगली पीढ़ी आपो सुधर जाएगी। लेकिन एक पीढ़ी को सुधरने की जरूरत है कि इसका भी विचार करना चाहिए और सभी समाज में करना चाहिए। केवल उन्हीं लोगों ने करना, मंत्रियों ने करना, इतनी बात नहीं, समाज में भी करने की इसीलिए आवश्यकता है कि अपने देश में गरीब नहीं रहना। पहले कभी गरीब नहीं थे, पहले गरीब नहीं थे अपने देश में। तुम्हारे तो लॉर्ड थॉमस मैकाले, लॉर्ड बोलना उसको अच्छा नहीं, थॉमस मैकाले, उन्होंने 2 फरवरी 1835 को इंग्लैंड में भाषण दिया था कि मैं भारत में सभी ओर घुमा, उत्तर पश्चिम दक्षिण उत्तर घुमा, मुझे कभी चोर मिला नहीं, मुझे कभी भीख मांगने वाला मिला नहीं। और 23 मार्च 1922 महात्मा गांधी जी का एक भाषण, अहमदाबाद में भाषण किया। मैं तारीख भी बता रहा हूं, 23 मार्च 1922 कोर्ट के सामने बोला उन्होंने। उनको उसके लिए 6 साल की सजा भी हुई थी। तो उन्होंने बोला अंग्रेजों ने हमको खूब लूटा, हमारे पास कहीं रखा नहीं, हमारे घरेलू उद्योग थे। राजस्थान में सभी घर में उद्योग थे, कला कौशल्य थे, कुछ बनाते थे, बिकते थे, पैसा लाते थे, जीवन जगते थे। कोई डेयरी का उद्योग करते होंगे, कोई कपड़ा बुनते होंगे, कपड़ा बुनते अभी तक कपड़ा बुनते थे। मुझे मेघवाल साहब ने बताया, मैं स्कूल से आता था तो मुझे वो चाटे पे बैठना पड़ता था, मैं भी बुनता था कपड़े और वो बेचते थे, उससे पैसा मिलता था, जीवन जगते थे। जो घरेलू उद्योग थे वो सभी उद्योग अंग्रेजों ने बंद कर दिए। हमारे गुरुकुल थे पढ़ने के, वो बंद कर दिए और इसीलिए हम भीख मांगने को लगे, इसीलिए हम चोरी करने को लगे। और ऐसी स्थिति आने से अंग्रेज जो जवाबदार है, वो शिक्षा पद्धति भी उन्होंने बदली। तो फिर से अपने को समृद्ध होना है, देश को समृद्ध होना है। गांव समृद्ध तो हमारे तहसील समृद्ध, तहसील समृद्ध देश, हमारा जिला समृद्ध, प्रदेश समृद्ध तो देश समृद्ध बन जाएगा। यही सोचना पड़ेगा और इसीलिए गांव पर ध्यान रखना पड़ेगा। महात्मा गांधी जी बोले थे गांव की तरफ चलो, लेकिन उनके अनुयायी ने उल्टा सीधा शहर की तरफ चलो। सब शहर के तरफ गए, गांव के तरफ नहीं गए। लेकिन गांव अपने को देश को समृद्ध बनाना है तो गांव को समृद्ध बनाना ही पड़ेगा, तो ही देश समृद्ध होगा। और इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि जनजाति वाले जो लोग हैं उनसे उनकी पढ़ाई अच्छा हो, उनकी प्राइमरी स्कूल अच्छी हो, उनकी माध्यमिक स्कूल अच्छी हो, फिर कॉलेज। अभी तो वो 10वीं तक पढ़ते, 7वीं तक पढ़ते, 4थी तक पढ़ते, गांव में रहते,
आगे आते ही नहीं करके डिग्री में इसमें कितने लोग हैं मुझे मालूम नहीं, हुआ तो आप हाथ वर कीजिए, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। नहीं कोई, नहीं कोई, ये खंत है और इसमें जोर देने की जरूरत। देश सुधारना है तो इतनी बड़ी लोक संख्या को अपन पीछे नहीं रह सकते। पीछे रहना बोले तो अपन पीछेपन की जो भूमिका रहती थी वही है। तो इसीलिए आप सभी इससे ध्यान दो, यही मैं आपसे नम्र विनती करता हूँ। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने 2047 स्वातंत्र की शताब्दी मनाएंगे, तब अपना देश विकसित भारत होगा, ये उनका सपना है और विकसित भारत करना है। मोदी जी ने विकसित भारत का सपना 2047 को रखा है मन में। वो किसी के भरोसे, किन के भरोसे, अकेले के भरोसे नहीं। हमारी तरुणाई है, ये सब तरुणाई है, सब शिक्षित लोग है, डिग्री वाले लोग है। इसमें कोई संशोधक बन जाएगा, कोई और उद्योगपति बन जाएगा, कोई और अच्छा नागरिक, सभी नागरिक अच्छे बन जाएंगे। इनके भरोसे पे स्वातंत्र की शताब्दी मनाएंगे तब हमारा देश विकसित बना होगा, ये हमारे ध्यान में आएगा। इसीलिए तो उन्होंने कहा, और अभी 21-20 साल बाकी है अपने को वहां तक जाने को, पहुंचने को। अपने को अभी अवसर है, जो बूढ़े लोग हैं उनको भी अवसर है। जितनी अपनी उम्र रहेगी उतना भी उद्यान से काम करो तो भी अपने देश की बढ़ोतरी हो जाएगी। केवल तरुण से नहीं तो सबसे नागरिक से, ये भी आप ध्यान में रखो। यहाँ कल आया था, मुझे यहाँ भी बाहर भी गया, सर्किट हाउस पे एक निवेदन मिला। ये यहाँ भी भ्रष्टाचार के ऐसे बहुत हमारे पास निवेदन आते हैं, यहाँ भ्रष्टाचार हुआ, वहाँ भ्रष्टाचार, वहाँ। वो तो जब चौकसी होगा तब सही होगा, क्या है सही है झूठ है। लेकिन कोई ऐसे लिखते भी रहते, बिगड़ नाम के भी रखते, कोई पत्र भेजते झूठे नाम से भी। हम चौकसी कर जाए तो लगता है कि अरे कुछ नहीं, और कहीं कहीं होगा भी, कहीं तो निपटाना पड़ेगा। और ये तो शिक्षा के मंदिर में तो ये तो नहीं होना चाहिए, लेकिन कहीं हुआ तो वो जरूर निपटाएंगे। और ऐसा माहौल करेंगे, तैयार करेंगे कि आदि किसने इंकार किया तो उसको भी ज्यादा से ज्यादा कड़ी शिक्षा हो। शिक्षा के इसमें तो नहीं होना चाहिए। अरे अपने पास हमने पढ़ा ही नहीं, अपने पास बहुत लोग ऐसे हो गए, तुमको तो मालूम है यहाँ। अरे यहाँ तो खुद का देखे गए लोग खुद का देखे गए। राणा प्रताप जी का सब समाप्त हो गया था लड़ाई में, उनके सब पैसा खर्च हो गया। ऐसे एक भामाचार निकले तो उन्होंने खुद का सभी पैसा उन्होंने लड़ाई को दे दिया, खुद का दिया। खुद का देने वाले भी है तो दूसरे का क्यों लेते? जो अपना नहीं वो क्यों लेते? जो अपना है वो अपना है। लोग दूसरों का अपना लेना ठीक नहीं, अपना है अपना लो। और आप पढ़े नहीं कि हमको सिखाया नहीं, ये क्यों होता? क्यों लोग उधर जाते हैं? तो हमने किसी को सिखाया नहीं, हमको भामाशाह ने किया है, कुछ बोला नहीं। आर्य चाणक्य की बात का पढ़े कि नहीं पढ़े मालूम नहीं। आर्य चाणक्य तक कृषि में बहुत काम किया उन्होंने। आर्य चाणक्य तक कृषि में बहुत काम किया। और आर्य चाणक्य जब उनके राज्य का हिसाब लिखते थे
राज्य का हिसाब लिखते थे तो राज्य का जो दिया होता है तो राज्य का दिया जलाते थे, और खुद का हिसाब जब लिखते थे तो वो राज्य का दिया बंद करते थे और अपना खुद का दिया लगाते थे और अपना खुद का हिसाब लिखते थे, है ना? पढ़ा ना पुस्तक किताब में, तो ये भी हम पढ़ते कि भूल जाते। ये हमने आपको पढ़ाया नहीं, हमको पढ़ाया नहीं, हमको भामाशाह पढ़ाया नहीं, हमको कोई राणा प्रताप पढ़ाया नहीं, हमको कोई हमारे जो बहुत से राजे रजवाड़े हुए उनको पहचाना नहीं, वो भी पढ़ा नहीं। हम इंग्लैंड का इतिहास पढ़े, मैं भी पढ़ा इंग्लैंड का इतिहास, इंग्लैंड का इतिहास क्या कर रहा था हमारे यहाँ मालूम नहीं। मुगलों का इतिहास, ज्यादा मुगलों का, कम भारतीयों का, ये भी आदत लग रही। तो इसीलिए अपने पास है, अपने पास ऐसे बहुत उदाहरण है। मैं बहुत पैसे भी पहले भी दिया, ऐसे बहुत उदाहरण है कि जो अपने पास है वो फिर से पढ़ो, ध्यान में लाओ, और एक ऐसा वातावरण देश में तैयार करने की जरूरत है कि हम सबके साथ चले, सबके साथ मिलके चले और देश का उद्धार करें, देश के प्रति हमारी श्रद्धा भक्ति अर्पण करें। यही हमारा काम है, यही हमारा जीवन है। इसके साथ मैं मेरे वाणी को पूर्ण विराम देता हूँ। जय भारत, जय राजस्थान। माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय से निवेदन करता हूं कि वे दीक्षांत समारोह के समापन की घोषणा करें। मैं घोषणा अध्यक्ष मैं दीक्षांत समारोह के समापन की घोषणा करता हूं। मैं महोदय से निवेदन करता हूं कि वह माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय व अन्य अतिथिगण का स्मृति चिन्ह भेंट करें। विश्वविद्यालय परिवार की ओर से मैं माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय का दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करने एवं हमें आशीर्वाद प्रदान करने हेतु हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। मैं विशिष्ट अतिथि डॉक्टर किरोड़ीलाल जी मीणा, माननीय कृषि एवं उद्यानिकी मंत्री राजस्थान सरकार, प्रोफेसर भगवती प्रकाश शर्मा जी, अध्यक्ष यूनेस्को द्वारा संचालित महात्मा गांधी शांति एवं सतत शिक्षा संस्थान तथा पूर्व कुलपति गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा
एवं डॉक्टर सुरेश धाकड़, माननीय विधायक बेगू एवं राज्य सरकार के प्रतिनिधि एवं सदस्य प्रबंध मंडल के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। मैं दीक्षांत समारोह में उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों, विश्वविद्यालय कर्मियों, विद्यार्थियों एवं प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी कर्मियों का गरिमामय उपस्थिति हेतु धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद। मैं सभागार में उपस्थित सभी से आग्रह करता हूं कि राष्ट्रगान के लिए कृपया अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और शैक्षणिक शोभा यात्रा के सभागार से बाहर जाने तक अपने स्थान पर खड़े रहें। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जगधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। सर